तो आज हम करेंगे टीईटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड की। चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट कराया था, इससे पहले कंप्लीट करा चुके हैं। आपके पास डाल्टन मॉडल आपका कराया था, उसके बाद हमने कराया था इसमें डाल्टन मॉडल के बाद डाल्टन मॉडल कंप्लीट कराया था, उसके डाल्टन मॉडल की कमियां कराई थी। उसके बाद हमने कराया था आपके पास एटम यानी परमाणु, फिर हमने अणु, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कंप्लीट कराए थे। इसके बाद हमने कल आपको कंप्लीट कैथोड रे, एनोड रेस वगैरह। इसके बाद आज का नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इसके आगे का परमाणु के नाभिक की खोज, यानी परमाणु में आपके पास यानी एटम के इंसाइड जो नाभिक है यानी कि न्यूक्लियस की खोज। तो ये खोज आपने की थी रदरफोर्ड ने जब आपके पास एटम पर जब बम्बारमेंट की, तो अल्फा कणों की जब बम्बारमेंट की, तो बम्बारमेंट करने पर उसने देखा आपके पास बहुत सारे अल्फा कण यानी अल्फा कण होते हैं, बीटा होते हैं, गामा कण। यानी अल्फा कण जो होते हैं आपके वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा कण होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज। जब अल्फा कण जब पॉजिटिव चार्ज हैं और अल्फा कणों से जब बम्बारमेंट किए न्यूक्लियस पर यानी एटम पर, तो एटम पर हमने देखा तो मोस्टली आपके पास अल्फा कण क्या सीधे निकल गए, यानी बिना अपना पाथ चेंज किए। जैसे हमने अगर तो सामने आपसे बॉल को फेंके और सामने कोई अवरोधक पार्टिकल है तो उसकी डायरेक्शन क्या चेंज करेगा। पर यहाँ पर देखा आपके पास मोस्टली यानी आपके पास जैसे 10,000 में से यानी 99,900 समथिंग 998 तक मतलब पार्टिकल सीधे निकल गए। सिर्फ दो या तीन पार्टिकल ऐसे थे जो आप टकरा के वापस आए, बाकी सब क्या सीधे निकल रहे हैं। इसका मीन्स क्या है, एटम का मोस्टली पार्ट कैसा खाली, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यानी एटम का मोस्टली पार्ट क्या है, बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ। तो ये उसने दिखा परमाणु के नाभिक की खोज में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के विक्षेपण के अध्ययन के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज की तथा अध्ययन के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले। यानी अल्फा कणों के विक्षेपण के आधार पर उसने परमाणु की खोज की, यानी आपके पास नाभिक की खोज की और ये निम्न निष्कर्ष निकाले। तो पहला पॉइंट है इसमें परमाणु का अधिकांश यानी परमाणु का अधिकांश भाग कैसा रिक्त बिल्कुल खाली है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण उसमें से सीधे निकल जाते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल कैसे सीधे निकल रहे थे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र है, यानी एटम है उसके इनसाइड एक पॉजिटिवली एक सेंटर है होता, जिसे हम क्या बोलते हैं धनावेशित, जिससे यानी धनावेशित है और अल्फा पार्टिकल भी कैसे हैं धनावेशित हैं। तो सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित लिखा हुआ है, जिसे धनावेशित अल्फा कण प्रतिकर्षित यानी आपके पास रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे होकर विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। इस भारी धनावेशित पिंड को क्या नाम दिया उन्होंने, नाभिक। यानी एटम के सेंट्रल पॉइंट पर जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज था उससे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल टकरा के अलग अलग एंगल में अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहे थे। इससे अनुमान लगाया कि एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से अल्फा कण आपके पास अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहे हैं। अगर एटम के सेंटर पर अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो इसका मीन्स क्या अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते, चूंकि अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते, पर ये रिपेल हो रहे थे। इसका मीन्स उसे अनुमान लगाया तो सेंटर पर जो पार्टिकल है वो कैसा है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने नाभिक का चार्ज कैसे डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव है, यानी कि वो अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा था रिपेल कर रहा था, यानी रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहा था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट में परमाणु के आकार की तुलना में यानी एटम के आकार की तुलना में नाभिक बहुत छोटा है, यानी नाभिक यानी सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, बहुत दृढ़ यानी काफी कठोर है। यानी अल्फा पार्टिकल उसे टकरा के अपना अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपके कठोर नहीं होता तो उस क्या हुआ अपने साथियों से मूव करा देते। तो नाभिक बहुत छोटा व दृढ़ होता है, इसी कारण बहुत से अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। यानी टकराने के बाद जैसे अपनी दीवार में अगर बॉल मारे, दीवार अगर हार्ड होगी तो क्या बॉल हमारी टकरा के वापस आ जाएगी। अगर आपके पास ऐसे फाइबर है आपके पास या फिर फोम वगैरह में दीवार बॉल को मारे तो बॉल क्या उसके अंदर ही चली जाती है या फिर उसी पे पड़ी रह जाती है। पर यहाँ पर अल्फा कण टकरा के वापस आ रहे हैं, इसका मीन्स काफी हार्ड सरफेस है। तो न्यूक्लियस कैसा है आपके पास छोटा है परंतु तो कैसा है दृढ़ यानी काफी हार्ड है, जिससे क्या अल्फा कण टकरा के क्या वापस आ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखें,
नेक्स्ट पॉइंट में, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी परमाणु के जो नाभिक यानी सेंटर पर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इन नाभिकीय कणों के समूह को क्या बोला गया, न्यूक्लियॉन्स, यानी क्या बोला गया, न्यूक्लियन बोल सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हमने आपके पास परमाणु के नाभिक की खोज के बारे में स्टडी की। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे परमाणु क्रमांक। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बोलते हैं एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो ये देखिए परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक किसी भी एटम के इनसाइड नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक के बारे में सबसे पहले जो विचार दिया था, किसने दिया था, साइंटिस्ट यानी मोजले ने। मोजले नाम की जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था सबसे पहले। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक तो हम क्या बोल, परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं, इक्वल टू होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान रखिए जितना नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नाभिक हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उस एटम के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिससे क्या होगा, एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, आपके पास परमाणु क्रमांक को जेड से। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये हमेशा होता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। वैसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल ए से। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी ए इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या को हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उसे न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी हमारे पास क्या होगा, मास नंबर हो जाएंगे, द्रव्यमान संख्या के बराबर ही होगा। यानी इसे सिंबल में लिख सकते हैं, यानी ए इक्वल टू पी प्लस एन, यानी ये सिंबल रहेगा। इसे हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए ये आपके पास इस तरीके से कोई एटम लिखा होता है, यहाँ पर आपका ए लिखा होगा, यहाँ पर जेड, ये एन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ए इक्वल टू हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू पी प्लस एन, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस का पी। यानी अगर मास नंबर में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो एटम के इनसाइड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेंगे आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।